नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसबी भी कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो सिद्धांत है जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं। हाँ, कि उन्हें एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए किस दिशा में काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि ये महान विचार, ये डीपीएसपी आए कहाँ से? ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। ये विचार हमने सीधे सीधे आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड से? अच्छा, हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयरलैंड ने भी इसे कहीं और से प्रेरणा लेकर बनाया था। कहाँ से? स्पेन से। तो एक तरह से ये विचार स्पेन से आयरलैंड और फिर वहां से भारत पहुंचा। मतलब ये एक ग्लोबल आइडिया है जिसे हमने अपने हिसाब से ढाला। बिल्कुल। और हमारे संविधान में ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इन्हें मूल अधिकारों से, मतलब फंडामेंटल राइट्स से बिल्कुल अलग बनाता है। आप इनकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, अगर सरकार इन निर्देशों का पालन ना करे तो क्या हम अदालत जा सकते हैं? यही इन तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब कि हम कोर्ट नहीं जा सकते? बिल्कुल। अगर कोई सरकार इन सिद्धांतों पर आधारित कानून नहीं बनाती तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। एक मिनट, अगर हम इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट चाह ही नहीं सकते तो फिर संविधान में इन्हें लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक नैतिक सलाह है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इस पर संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी। बात वजन की नहीं, उद्देश्य की है। इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट? हाँ, एक ऐसा राज्य जिसका काम सिर्फ टैक्स वसूलना या सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है। ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब भाग 3 हमारे मूल अधिकार, वो हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं। जी, जैसे वोट देने का अधिकार, बोलने की आजादी। और भाग 4 ये डीएसपी हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। तो अब ये नींव तो समझ आ गई। चलिए अब एक एक करके अनुच्छेदों के सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 से। हाँ, अनुच्छेद 37 ये इस पूरे भाग के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और एसएससी के नजरिए से इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। दोनों की परिभाषा एकदम समान है। अच्छा, तो कोई नई परिभाषा नहीं है? बिल्कुल नहीं। राज्य में कौन शामिल है? संसद, केंद्र सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकारें। और वो सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे एलआईसी, ओएनजीसी वगैरह भी? जी, और एक बात याद रखनी है, ये निर्देश राज्य के लिए है, जनता के लिए नहीं। ये सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 मतलब राज्य की परिभाषा। अब आते हैं अनुच्छेद 37 पर। अनुच्छेद 37 इन तत्वों की असल प्रकृति को और साफ करता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली तो वही जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ, पहली बात, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरी बात, इसके बावजूद ये देश के शासन में मूलभूत है। ये शब्द बहुत शक्तिशाली है, मूलभूत। मतलब ये कोई सजावटी बातें नहीं है, बल्कि देश चलाने के लिए मौलिक जरूरतें हैं। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे अहम बात कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय वो इन सिद्धांतों का प्रयोग करे। ये एक संवैधानिक ड्यूटी है। तो एक तरफ अनुच्छेद 32 है जो मूल अधिकारों को जस्टिशिएबल बनाता है, मतलब वाद योग्य। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 37 है जो डीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल यानी अवादयोग्य बनाता है। ये अंतर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम। अब इसी नैतिक कंपास का लक्ष्य क्या है, वो अनुच्छेद 38 में और स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अगर परीक्षा में सीधा प्रश्न आए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर यही होगा। निस्संदेह
ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना वाली बात हो गई। जी, ये उसी वादे को जमीन पर उतारने का निर्देश है। इसमें एक दूसरा भाग भी है, अनुच्छेद 38(2), जिसे बाद में जोड़ा गया। हाँ, 44 में संविधान संशोधन 1978 से। उसकी क्या खासियत थी? वो और भी गहराई में जाकर कहता है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब जो अमीर गरीब की खाई है उसे कम करना। तो लक्ष्य तय हो गया, पर ये होगा कैसे? मुझे लगता है अनुच्छेद 39 इसी कैसे का जवाब देता है। ये सरकार को एक तरह की टू डू लिस्ट देता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 39 एक ब्लूप्रिंट की तरह है। इसमें कई बातें हैं, जैसे क्लॉज ए कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले, और क्लॉज बी कहता है कि देश के संसाधनों का वितरण सामूहिक हित में हो। हाँ, और सी कहता है कि धन का संकेंद्रण रोकना है, मतलब पैसा कुछ ही हाथों में इकट्ठा ना हो। और इसमें वो प्रसिद्ध सिद्धांत भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या महिला। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार। इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य का संरक्षण और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर देना, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। यहाँ पे अनुच्छेद 39B और 39C पर रुकना जरूरी है। ये बहुत शक्तिशाली है ना? जी हाँ, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें लागू करने के लिए बनाए गए कानून मूल अधिकारों पर भी भारी पड़ सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 14 और 19 पर भी। हाँ, 25वें संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई कि अगर सरकार 39B और C को लागू करने के लिए कानून बनाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसी से जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े सुधारों का रास्ता खुला। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 39A पर। इसमें ए लगा है तो जाहिर है इसे बाद में जोड़ा गया। हाँ, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। जी, राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सभी को समान न्याय मिले और जो गरीब है उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह और वकील उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी पैसे की कमी की वजह से न्याय से वंचित न रह जाए। बिल्कुल। और इसी अनुच्छेद के आधार पर NLSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन 1987 के एक्ट द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक ऐसे अनुच्छेद पर जो गांधी जी के भारत के सपने का प्रतीक है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। जी, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये एक शुद्ध गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो। और ये अनुच्छेद उसी सपने को संवैधानिक निर्देश बनाता है। हाँ, ये कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें शक्तियां देगा। पर इसे हकीकत बनने में बहुत वक्त लग गया है ना? बहुत वक्त। बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पर ये अनुच्छेद उसकी प्रेरणा बना, और ये सवाल तो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा। अनुच्छेद 40 इज इक्वल टू ग्राम पंचायत। एग्जैक्टली। ये एकदम याद रखना है। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों को सहायता देने की बात करता है, जैसे काम पाने का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता। ये विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं? ये हैं बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, डिसेबलमेंट और बेकारी। अच्छा, तो इन स्थितियों में सरकार मदद करने का प्रयास करेगी। जी, उदाहरण के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या MNREJ योजना है, वो सब इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। तो राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस की बात है इसमें। इससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 42। हाँ, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता की बात करता है। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला तो हुआ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। सही, मतलब काम करने की जगह ऐसी हो जहां इंसान सही तरीके से काम कर सके, उसका शोषण ना हो। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। बिल्कुल। इसके तहत राज्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान छुट्टी और सहायता प्रदान करेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 42 इक्वल्स टू मैटरनिटी रिलीफ। जी, ये याद रखना है। जी। अब आते हैं आज की चर्चा के अंतिम अनुच्छेद 43 पर। अनुच्छेद 43
इसमें भी दो प्रमुख बातें हैं। पहली तो है निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज। हाँ, श्रमिकों को कम से कम इतना वेतन मिले जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा रहे। यहाँ पर निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज और न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज का अंतर समझना जरूरी है ना। बहुत जरूरी। न्यूनतम मजदूरी मतलब बस इतना पैसा कि व्यक्ति जिंदा रह सके, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन निर्वाह मजदूरी का विचार इससे कहीं बड़ा है। मतलब इतनी मजदूरी कि एक मजदूर और उसका परिवार सिर्फ जिंदा ना रहे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ी बचत के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और इसी अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है। ये भी एक गांधीवादी सिद्धांत है। जी, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। बाद में इसमें दो और चीजें जोड़ी गईं। 43A जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हाँ, इसे 42nd संशोधन से जोड़ा गया। और फिर अनुच्छेद 43B जो सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है, इसे 97 संशोधन से जोड़ा गया। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 44 से, जो आजकल काफी चर्चा में है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? इसका सीधा सा मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे जो व्यक्तिगत मामले हैं, उनमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। अच्छा, अभी तो अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हाँ, फिलहाल अलग अलग है। नोट्स में इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक दी है। 4 और 4 बराबर हैं, मतलब समान कानून। हाँ, ये अच्छा तरीका है। और ये भी बताया गया है कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां ये लागू है, और हाल ही में उत्तराखंड ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जी हाँ, तो ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, इस पर अमल भी हो रहा है। और यही डीएसपी की खूबसूरती है। जैसे जैसे समाज तैयार होता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति बनती है, इन सिद्धांतों को हकीकत में बदला जा सकता है। अब अगर हम समाज की नींव यानी बच्चों की बात करें तो अनुच्छेद 45 इसी से जुड़ा है। इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात कही गई है। बिल्कुल, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन की बात करता है, जो हमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ है जिसे समझना जरूरी है। क्या बदलाव? मूल रूप से इसी अनुच्छेद में 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की भी बात थी। अच्छा, तो फिर वो कहाँ गया? क्योंकि 6 से 14 साल की शिक्षा तो अब एक मूल अधिकार है ना? एकदम सही। 86th संविधान संशोधन 2002 ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। उसने 6 से 14 साल की शिक्षा को यहाँ से उठाकर अनुच्छेद 21A के तहत एक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बना दिया। ओ, तो डीपीएसपी से निकालकर उसे फंडामेंटल राइट बना दिया। बिल्कुल। तो अब स्थिति ये है कि अनुच्छेद 45 राज्य को 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल करने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का कानूनी हक देता है। एकदम सही। ये एक ही संशोधन का 3 जगहों पर असर पड़ा, जो हम आगे भी देखेंगे। तो एक तरह से जो पहले सिर्फ एक लक्ष्य था, उसे एक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। तो संविधान ने बच्चों के भविष्य की बात की, बिल्कुल। लेकिन क्या उसने समाज के उन वर्गों की भी चिंता की है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए? बिल्कुल, और यही अनुच्छेद 46 का पूरा सार है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। सिर्फ बढ़ावा दे? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें हर तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से भी बचाएं। तो जो हम आरक्षण या स्कॉलरशिप जैसी नीतियां देखते हैं, उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं इसी अनुच्छेद से मिलती है। अच्छा। हाँ, ये नीतियां इसी संवैधानिक निर्देश को जमीन पर उतारने का एक प्रयास है। इसका लक्ष्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और बराबरी सुनिश्चित करना भी है। चलिए अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के बारे में है। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता सीधा है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहतर पोषण मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे और जन स्वास्थ्य में सुधार हो। ठीक है। और इसी में एक बहुत विवादास्पद और मजबूत निर्देश भी छिपा है। वो क्या है?
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना। अच्छा, तो बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जो शराबबंदी लागू है वो इसी अनुच्छेद के तहत है। जी, उन राज्यों की सरकारों ने इसी डीएसपी को अपनी नीति का आधार बनाया है। वो इसे एक जन स्वास्थ्य के कदम के तौर पर देखती हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये सिद्धांत असल दुनिया की नीतियों को आकार देते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अनुच्छेद 48 और 48A को एक साथ देखते हैं, जी। क्योंकि दोनों प्रकृति से जुड़े लगते हैं। एक कृषि और पशुपालन की बात करता है, दूसरा पर्यावरण की। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने पर जोर देता है। साथ ही ये गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की भी बात करता है। नोट्स में सही बताया गया है कि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गौ संरक्षण पर बहुत जोर देती थी। जी। और 48A, जी इसमें ए लगा है तो ये बाद में जोड़ा गया होगा। हाँ, इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये वो दौर था जब दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ रही थी। सही बात है। तो ये राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ बदलती जरूरतों को अपने में शामिल करता गया। पहले सिर्फ खेत और पशु थे, फिर जंगल और पर्यावरण भी जुड़ गए। अब बात करते हैं हमारे इतिहास की। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। ये तो काफी सीधा लगता है, ताजमहल और लाल किले जैसी जगहों को बचाना। हाँ, और इस काम को करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को दी गई है। अच्छा। जब भी हम किसी ऐतिहासिक धरोहर पर वो नीला बोर्ड देखते हैं तो वो असल में अनुच्छेद 49 को ही एक्शन में देख रहे होते हैं। मतलब ये हमारी साझी विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए बचाने का एक संवैधानिक वादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला अनुच्छेद 50 है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुनियादी चीज है ना। ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसका सरल सा मतलब है कि सरकार चलाने वाले यानी कार्यपालिका, जिसमें मंत्री और अधिकारी आते हैं, हाँ, और न्याय करने वाले यानी न्यायपालिका, जिसमें जज आते हैं, वो अलग अलग रहेंगे। सरकार जजों के काम में दखल नहीं देगी, ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। जी, ताकि न्याय बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से हो सके। नोट्स की 50-50 वाली ट्रिक इसे याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। शक्तियों का 50-50 बंटवारा। बिल्कुल। और डीएसपी का ये सफर खत्म होता है अनुच्छेद 51 पर, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक देश का संविधान दुनिया में शांति की बात कर रहा है? ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। ये अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का आधार है। फॉरेन पॉलिसी का आधार? जी, ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, देशों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा और विवादों को लड़ाई से नहीं बल्कि मध्यस्थता यानी बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, बिल्कुल, ये उसका संवैधानिक रूप है। वाह। तो ये डीएसपी सच में सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू आता है। सरकार के कर्तव्यों के बाद अब बात करते हैं हम नागरिकों के कर्तव्यों की। भाग 4A, मूल कर्तव्य। जी, अनुच्छेद 51A। और सबसे पहली बात, ये मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय की सरकार का मानना था कि लोग अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से प्रेरित होकर लाया गया। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 हैं। नोट्स में इन कर्तव्यों की एक लंबी लिस्ट है। इन्हें एक एक कर पढ़ने के बजाय क्या हम इन्हें कुछ समूहों में बांट के समझ सकते हैं? ये ज्यादा यादगार रहेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम इन्हें 3-4 समूहों में देख सकते हैं। बताइए। पहला समूह है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। इसमें आता है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए आगे आना, ये हमारे राष्ट्र के प्रतीकों और उसके सुरक्षा से जुड़े कर्तव्य हैं। ठीक है, ये तो सीधे सीधे देश प्रेम से जुड़ी बातें हैं। दूसरा समूह क्या हो सकता है? दूसरा समूह हम समाज के प्रति कर्तव्य कह सकते हैं,
जैसे सभी लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना। ये बहुत जरूरी है। जी, और हमारी मिलीजुली संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी विरासत को संजोना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये हमें एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। बिल्कुल। और तीसरा समूह व्यक्तिगत और आधुनिक सोच से जुड़े कर्तव्य हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर और सुधार की भावना का विकास करना और व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करना। यह हमें एक प्रगतिशील और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और पर्यावरण वाला? हाँ, इसी में हम पर्यावरण की रक्षा वाले कर्तव्य को भी रख सकते हैं, जो हमारी धरती के प्रति जिम्मेदारी है। ये वर्गीकरण तो बहुत मददगार है। इससे ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक सोचा समझा ढांचा लगता है। सही बात है। लेकिन वो 11वां कर्तव्य कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया? वो 11वां कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 2002 में उसी 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, वही संशोधन। जी, ये कहता है कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत बच्चे का मूल अधिकार बनाया। सही। अनुच्छेद 45 के तहत 0 से 6 साल के बच्चों के लिए राज्य का लक्ष्य तय किया। जी। और अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया। एक ही विषय पर अधिकार, निर्देश और कर्तव्य तीनों को एक साथ पिरो दिया गया। एकदम सही। ये हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। अब जब हमने तीनों को समझ लिया है तो नोट्स में दी गई तुलना वाली केबल पर एक नजर डालना बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, चलिए इसे एक संवाद की तरह करते हैं। जी। स्रोत की बात करें तो मूल अधिकार अमेरिका से, DSP आयरलैंड से और मूल कर्तव्य रूस USSR से। सही। बिल्कुल। अब प्रवर्तनीयता यानी एनफोर्सेबिलिटी की बात करें, जो सबसे बड़ा अंतर है। हाँ। मूल अधिकार न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, मतलब आप उनके लिए सीधे कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। जबकि DSP और मूल कर्तव्य दोनों गैर न्यायोचित है यानी नॉन जस्टिसेबल हैं। और इनका उद्देश्य? मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, यानी हर नागरिक को बराबरी और आजादी मिले। तो DSP और मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? DSP का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जहां अमीरी गरीबी का फासला कम हो और सबको विकास का मौका मिले। और मूल कर्तव्य? वहीं मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना पैदा करना है। तो एक अधिकार देता है, दूसरा आदर्श बताता है, और तीसरा जिम्मेदारी याद दिलाता है। वाह, इस तरह देखने पर ये सिर्फ अलग अलग अनुच्छेद नहीं बल्कि एक पूरी कहानी लगते हैं कि एक आदर्श राष्ट्र और एक आदर्श नागरिक के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा ये गहन विश्लेषण पूरा होता है। जी, हमने अनुच्छेद 44 से लेकर 51A तक की यात्रा की है और सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे की आत्मा को भी छूने की कोशिश की है। हमारा अगला पड़ाव होगा भारत के राष्ट्रपति, जिसमें हम अनुच्छेद 52 से 62 तक का सफर तय करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने राज्य के कर्तव्यों DPSP और नागरिक के कर्तव्यों यानी मूल कर्तव्य की बात की। सवाल यह है कि अगर राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो क्या एक नागरिक को अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने का अधिकार मिल जाता है? या फिर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वो राज्य को उसके कर्तव्य याद दिलाए, भले ही वो कानूनी तौर पर लागू ना हो। इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक बेहतरीन सवाल है जो अधिकार और कर्तव्य के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। यदि आपको ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।